नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन RTE के बारे में, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। तो ये क्यों लाई गई, कब लाई गई, इसकी प्रोविजंस क्या हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसका क्रिटिसिज्म क्या है, हम इन सारी चीज़ों को विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन, जिसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, इसको पास किया गया था हमारी पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 2009 में। 2010 में हमारे भारत में जब ये एक्ट फोर्स में आया तो इंडिया 135 देशों में से एक ऐसा देश बना जहाँ पे एजुकेशन बच्चों का, हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। तो यह आपने ध्यान रखना है कि RTE, इसकी वजह से एजुकेशन हर भारतीय बच्चे के लिए फंडामेंटल राइट बना है, ये आपने ध्यान में रखना है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई 2002 में, उसमें आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, डाला गया हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में। तो आर्टिकल 21 ने क्या बोलता है? आर्टिकल 21 ने बोलता है द स्टेट। अब यहाँ पे जो स्टेट है ये पूरे भारत की बात हो रही है, ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, इनकी बात नहीं हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब ये जो एज ग्रुप है ये भी आपने ध्यान में रखना है। इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो कानून के हिसाब से जो भी स्टेट हमारी डिटरमाइन करेगी, उसके अनुसार जो स्टेट है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने पड़ेगी उन बच्चों को जो 6 से 14 साल के उम्र के हैं। अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया और उसे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP से रिमूव कर दिया गया और फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जहाँ पे हमने वीटो पावर बड़े अच्छे से देखी थी, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी हमने बड़े अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर कराया है। अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स और DPSPs, इनको हमने अभी तक कवर नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द हम इसी मंथ इन सारों को कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब इस आर्टिकल में एक शब्द आता है फ्री। हमने कहा ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। तो यहाँ पे जो वर्ड है फ्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी बच्चा जो कि किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा, या तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या वो नहीं पढ़ रहा है, अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो ये स्टेट का काम है कि उसको स्कूल में डाला जाए। मतलब उसको, माँ बाप को समझाया जाए कि भैया स्कूल ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, तो स्कूल भेजो इसको। और अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे कोई भी फ़ी ना ली जाए, उसको किसी भी प्रकार के चार्ज या एक्सपेंस जो है वो उसके ऊपर ना थोपे जाएं अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो उसको देखो, मिड डे मील में खाना भी मिल रहा है, ड्रेसेस मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, और इवन उसकी जो एजुकेशन है वो भी फ्री है। तो यहाँ पे ये मतलब है फ्री का कि किसी भी प्रकार की फ़ीस, किसी भी प्रकार के चार्जेस और किसी भी प्रकार का जो एक्सपेंस है वो उसके ऊपर ना थोपा जाए, सिर्फ इसके लिए कि वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ये मतलब है यहाँ पे फ्री का। तो इस हिसाब से ये जो एक्ट है ये ऑब्लिगेटरी है। अब देखो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं, क्योंकि कईयों को ये शब्दों का मतलब नहीं पता होता, इसलिए वो क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये जो एक्ट है ये ऑब्लिगेटरी बनाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो इंश्योर करें बच्चों की एडमिशन, उनकी अटेंडेंस, और वो ये भी इंश्योर करें कि बच्चे अपनी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें, जो कि एज ब्रैकेट में आते हैं 6 से 14। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। तो ये जो एक्ट है ये अनिवार्य करता है गवर्नमेंट को कि तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चे एडमिशन लें, उनकी अटेंडेंस पूरी हो और वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करें, जो भी एज ब्रैकेट 6 to 14 में पढ़ते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये ऑब्लिगेटरी है, ये अनिवार्य है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो एक्ट है ये फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के लिए। मतलब कि बाकियों को तो देगा ही देगा, लेकिन ये इंश्योर करेगा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, समाज की, उसे भी फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। अब अगर हम RTE राइट टू एजुकेशन के प्रोविजंस को देखें तो देखिए, सबसे पहला है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अनटिल, कब तक?
until they complete their elementary education in school। तो जब तक वो स्कूल में अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा नहीं करते हैं तब तक उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये इसका एक प्रोविज़न है। ये जो एक्ट है ये बिल्कुल क्लियर करता है कि जो कंपलसरी एजुकेशन है ये इम्प्लाई करती है एक ऑब्लिगेशन की तरह, जो हमने पहले भी देखा कि यह अनिवार्य है गवर्नमेंट के लिए कि वो इंश्योर करे एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन उस हर एक बच्चे की जो कि 6 से 14 साल के एज ब्रैकेट में पढ़ता है। यहाँ पे जो फ्री है वो इंडिकेट करता है कि किसी भी प्रकार के फ़ीस, चार्ज या एक्सपेंस पेएबल ना हो बच्चे के लिए, बच्चे के ऊपर ना थोपे जाएं सिर्फ इसलिए कि वो एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से अगर वो मान लो बड़े गरीब घर से आता है, बड़े गरीब परिवार का बच्चा है, तो फिर वो उसको वो चीज़ें, चाहे वो फ़ीस है, चाहे वो किसी भी प्रकार के चार्ज या एक्सपेंसेस हैं, वो उसको प्रिवेंट कर सकती है अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। अब देखो ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे तो प्राइवेट में चले गए जिन माँ बाप के पास पैसा है, जिनके पास नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन बेचारे उसके बावजूद भी कई बच्चे हैं जो किसी स्कूल में नहीं जाते हैं। जितने भी इस प्रकार के नॉन एडमिटेड चाइल्ड हैं उन्हें उनकी एज के हिसाब से, जितनी भी उनकी उम्र है उस हिसाब से उन्हें किसी न किसी क्लास में एडमिशन दी जाए। जो भी उनके एज के अनुसार क्लास बनती है उसमें उनको एडमिशन दी जाए। ये रिस्पेक्टिव जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी ड्यूटीज़ को बताता है। इसके साथ साथ ये लोकल अथॉरिटीज़ और जो पेरेंट्स हैं उन सब की ड्यूटीज़ बताता है कि ये तीनों मिलके, गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटी और पेरेंट्स, इंश्योर करें उस बच्चे की एजुकेशन। किसी भी बच्चे की एजुकेशन अगर वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो ये इंश्योर किया जाए कि उसको भी अच्छे से एजुकेशन मिले। ये किसकी ड्यूटीज़ हैं? ये ड्यूटी है गवर्नमेंट्स की, ये ड्यूटी है अथॉरिटीज़ की जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी, और ये ड्यूटी है पेरेंट्स की। इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल बर्डन जो होगा, अब मान लो फ्री एजुकेशन है तो टीचर्स का पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, इसके साथ बच्चों को वहाँ बुक्स दी जाएंगी, वहाँ पे मिड डे मील दी जाएगी, वहाँ पे ड्रेसेस दी जाएंगी, और भी जो एक्सपेंसेस हैं जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है ना वो सब दिए जाएंगे। तो उसका जो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा का खर्चा कौन उठाएगा? तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन है ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों शेयर करेंगी, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये स्पेसिफिक करता है कुछ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स, किन चीज़ों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए अच्छी बिल्डिंग्स हों, टॉयलेट्स वगैरह हों, लड़के लड़कियों के लिए सेपरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है, जो वर्किंग डेज़ होते हैं स्कूल या टीचर्स के उनके बारे में भी बताता है, और ये PTR यानी पुपिल टीचर रेशो कि कितने बच्चों के ऊपर कितने टीचर्स होंगे, PTR पुपिल टीचर रेशो, इन स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को भी ये स्पेसिफाई करता है। इसके साथ साथ ये जो अर्बन रूरल इम्बैलेंस है, अब अर्बन में अच्छी एजुकेशन है, रूरल में अच्छी एजुकेशन नहीं है। अर्बन में आपको ज़्यादा अच्छे टीचर्स मिलेंगे, रूरल में आपको कई जगह टीचर ही नहीं मिलते हैं। तो ये एक्ट स्पेसिफाई करता है कि ये जो अर्बन रूरल इम्बैलेंस है ये भी नहीं होना चाहिए, खासकर टीचर की पोस्टिंग में। तो ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया है तो वहाँ पे अच्छे अच्छे सारे टीचर्स भेज दो, रूरल एरियाज़ में टीचर ही ना हो। तो रूरल एरियाज़ में भी जितने भी टीचर्स हैं, जो पुपिल टीचर रेशो है PTR, वो बिल्कुल जो हमारे स्टैंडर्ड और नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। हालांकि कई जगह हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है, खासकर अगर गाँव देहात में जब रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर कई टीचर होते हैं जो या तो टीचर वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं होते हैं कई सब्जेक्ट्स के, या फिर कई टीचर होते हैं जिनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो कई बार तो कई तो पहुंचते ही नहीं है, कई आते हैं तो लेट आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अच्छे स्टेप्स RTE के तहत लिए भी गए हैं, लेकिन आगे जब हम क्रिटिसिज्म देखेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सेंसस, इलेक्शंस और डिज़ास्टर रिलीफ वर्क। तो जो टीचर है उसको किसी भी और नॉन एजुकेशनल वर्क में ना डाला जाए, क्योंकि उससे बच्चों की जो शिक्षा है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस हैं। आप सब जानते हैं टीचर्स की ड्यूटी लगती है सेंसस में, इलेक्शंस में, और जो डिज़ास्टर रिलीफ वर्क होता है वहाँ पर भी कई बार लगाई दी जाती है। मतलब यहाँ पे प्रोविज़न है कि लगाई जा सकती है। लेकिन इन तीनों के अलावा बाकी कोई भी नॉन एजुकेशनल वर्क में जो टीचर है उसकी एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल प्रोहिबिट की गई हुई है, ताकि बच्चों की जो शिक्षा है उसके ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए, उनकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी प्रकार से क्वालिटी जो है वो कम ना हो। ये एक्ट बात करता है कि जिन भी टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी, जो टीचर्स बनेंगे, उनको अच्छे से अप्रोप्रिएटली ट्रेन किया जाए और वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए।
ये एक्ट प्रोहिबिट करता है मेंटल हरासमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट। किसी प्रकार की फिजिकल पनिशमेंट ना मिले कि बच्चे को मान लो चक्कर ही आ जाए, या किसी भी प्रकार के मेंटल हरासमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेंटल हरासमेंट अब कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को नीचे दिखाते रहते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे मेरा भी एक टीचर था, उसने मेरे को बचपन में एक बार बोला था, 10th स्टैंडर्ड में एक बार मेरे को बोला था कि बड़े होके क्या करेगा, गाय भैंसे पालेगा। तो ये मेंटल हरासमेंट है, समझ रहे हो। मतलब मैं तो खैर प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ, तो साले मैं तेरे को पैसे भी दे रहा हूँ, मेरा बापू तेरे को पैसे भी दे रहा है, और बदले में तू मेरे को बोल रहा है कि बड़े होकर गाय भैंसे पालेगा, तो क्यों पालूँ मैं गाय भैंसे। तो इस प्रकार की कई बातें करते हैं, तो इससे मेंटल हरासमेंट होती है। तो ये मेंटल हरासमेंट है, फिजिकल पनिशमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोहिबिट की गई हैं। फिर बच्चे को एडमिशन देने से पहले जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं उन सबको प्रोहिबिट किया गया है। जो कैपिटेशन फ़ीस है उसको भी प्रोहिबिट किया गया है। जो भी टीचर है वो कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो अगर कोई गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है तो ये कानूनी अपराध है, वो नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि तू गवर्नमेंट टीचर है तो तेरा ध्यान अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हीं पर होना चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं पढ़ा सकता है। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ़ कंप्लेंट होनी चाहिए, और कंप्लेंट होगी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो आपको भी आसपास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टीचर की जो एक जॉब है ना वो शिक्षा की है, ज्ञान की है। वो ये नहीं है कि भाई तुम गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा पैसा तो ले रहे हो, ऊपर से फिर तुम गवर्नमेंट के बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ ना, और फिर उन्हीं बच्चों को बोलो कि तुम हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्यों भाई, अलग से शिक्षा क्यों दी जाएगी। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ाओ। जो गवर्नमेंट स्कूल में क्लास होती है, क्लास में आपके लेक्चर हैं, वहीं पर ही उनको अच्छी क्वालिटी दो और अच्छे से उन्हें पढ़ाओ। प्राइवेट ट्यूशन्स का क्या मतलब बनता है। तो इसलिए इसको कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया गया है, क्योंकि इससे ऐसा भी हो सकता है कि कई टीचर बड़े बदमाश भी होते हैं। तो क्या करेंगे, स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, फिर जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे भी हमारे पास ट्यूशन रखो। तो स्कूल की फ़ीस तो कमा ही रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस से भी पैसा कमाएंगे, और क्वालिटी जो है स्कूल में नहीं दे पाएंगे। तो जो बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ेंगे उनको तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हो सकता है वो खुद ही लगा दे। लेकिन जो बेचारे गरीब घरों के हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं ट्यूशन, तो उन बच्चों को अच्छे से नहीं शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट ट्यूशन जो है टीचर्स के द्वारा, उसको भी प्रोहिबिट किया गया है गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा स्कूल जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है वो स्कूल नहीं चल सकता, उनको भी इस एक्ट में प्रोहिबिट किया गया है। ये एक्ट एक करिकुलम बताता है जो कि कोहेरेंस के साथ डेवलप होना चाहिए, और ऐसा करिकुलम जो उन वैल्यूज़ के ऊपर बना हो जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंश्राइन की गई हैं, राइट। ये भी इसकी बात करता है। अब ये तो होगी प्रोविजंस। अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दिए गए हैं स्टूडेंट टीचर रेशो की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर टीचर ही नहीं होंगे पूरे, तो एक टीचर जो मैथ का टीचर है वो हिंदी भी पढ़ा रहा है, वो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्वालिटी नहीं होगी। हर सब्जेक्ट का जब एक अच्छा टीचर होगा तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी आएगी। तो स्टूडेंट टीचर रेशो के ऊपर इसने काफ़ी अच्छे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अब दुर्भाग्य यह है कि कई बार जो कई रूरल एरियाज़ है वहाँ पे हमें ये पूरे होते नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की एक कहीं ना कहीं दिक्कत है, और दिक्कत इसलिए है क्योंकि आपने अच्छे कानून तो लाए हैं, अच्छे अच्छे प्रोविज़न्स, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स, नॉर्म सब बनाए हैं, लेकिन आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाई है, ठीक है ना। अब गांव देहात में कोई स्कूल है तो 3-4 टीचर हैं, कभी एक लेट आएगा कभी दूसरा लेट आएगा, आपस में वो सारे मिले हुए हैं, तो वहाँ पर आपने उन टीचर्स को अकाउंटेबल नहीं बनाया। तो वहाँ पर तो देखो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा भाई टीचर आया कि नहीं आया, आया तो कब आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, समझ रहे नहीं समझ रहे। और बच्चे तो जब छोटे होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो आज एक मैडम नहीं आई है, एक सर नहीं आया, तो हमें वहाँ पे खेलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता है उसकी इम्पोर्टेंस। जब धीरे धीरे बड़ा होगा और करियर बनाने की बात जब आएगी तब उसे इम्पोर्टेंस पता चलेगी। इसके साथ साथ ये एक्ट जो है ये भी बात करता है कि सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, लेकिन हम वो देखते हैं कि बहुत से स्कूलों में नहीं थी। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, उससे पहले नहीं थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए क्लासरूम कंडीशंस में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ में। फिर यहाँ पे स्ट्रेस दी गई है कि जो अर्बन रूरल इम्बैलेंस है टीचर्स की पोस्टिंग में, उसे भी अवॉइड किया जाना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ है वहाँ पर भी पूरे के पूरे टीचर्स होने चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि ये जब प्रैक्टिस में देखा जाता है तो कई कई जगह ऐसा नहीं भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी प्रकार की हरासमेंट, जो हमने पहले देखा मेंटल हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन। किसी के ऊपर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को हरास नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरे को एक टीचर करता था, अब उस समय कोई ज़्यादा
हम भी देखो मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, उस समय ज़्यादा ना मुझे पता था ना माँ बाप को पता होता, तो हम भी उसके खिलाफ केस कर देते हैं, लेकिन नहीं पता था तो चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तो ज़ीरो टॉलरेंस की बात होती है यहाँ पे कि किसी भी प्रकार के हरासमेंट नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन जो बच्चे के साथ वो नहीं होगी, और किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा 8वीं तक। ये भी इस एक्ट के प्राइमरीली जो ये एक्ट जब आया था उस समय इसमें लिखा गया था। ये एक्ट जो है ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर इस एक्ट को आप अगर कहीं देख रहे हो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हो कि भाई एक्ट में ये प्रोविज़न है तो फलाने स्कूल वाले उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, XYZ स्कूल में वो इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ है, तो ये जस्टिशिएबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की भी बात हुई है, जो लोगों को अलो करता है, परमिट करता है कि कोई भी अगर स्कूल या कोई टीचर या कोई भी मतलब इस प्रकार की कोई भी अथॉरिटी जो उस एक्ट के प्रोविज़न्स के साथ कंपाइल नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकें इसके माध्यम से, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म के माध्यम से। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये मैंडेट करता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे 25% जो सीट्स हैं वो सोशली डिसएडवांटेज और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए सीट्स को रिज़र्व किया जाए। ये मैंडेट किया जाता है कि 25% जो सीट्स होंगी प्राइवेट स्कूल्स में उनको रिज़र्व किया जाएगा। किसके लिए? जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए। लेकिन अब इस चीज़ का बड़ा क्रिटिसिज्म भी आता है कि पहले तो प्राइवेट स्कूल्स ने इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि इससे उनका काफ़ी नुकसान होगा, ऑब्वियस ये बात है। मगर इसके साथ साथ जब इस प्रकार के जब बच्चे जो कि सोशली डिसएडवांटेज हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं, इन्होंने जब प्राइवेट स्कूल्स में जो कि 25% इनके लिए रिज़र्व की गई थी एडमिशन ली, तो कई ऐसे इंसिडेंट हमने देखे जहाँ पे बच्चे के साथ टीचर्स के द्वारा या बाकी बच्चों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन तुम समझ रहे हो कि भैया है तो गरीब आदमी है, जो भी है ना। देखो डिस्क्रिमिनेशन तुम जिस मर्जी का नाम ले दो, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा अमीरी गरीबी में ही हुई है, यही बात है। जो अमीर होता है ना वही गरीब को डिस्क्रिमिनेट करता है। अमीर कभी अमीर को नहीं करता, अमीर से तो डरता है या उसके साथ दोस्ती बना के रखता है या बनाने का प्रयास करता है, वो हमेशा गरीब के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो गरीब के साथ डिस्क्रिमिनेशन बड़ी होती है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। फिर कई जब इस प्रकार के जो सोशली डिसएडवांटेज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के बच्चे होते हैं, इनके माँ बाप जो स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ भी बड़ा अजीब सा बर्ताव होता है। इस प्रकार की कई खबरें आई, तो इसलिए ये वाला जो प्रोविज़न है इसका काफ़ी बार क्रिटिसिज्म हुआ है। और इस प्रकार की जो खबरें मैंने आपको बताई डिस्क्रिमिनेशन वाली या अजीब से बातचीत करने वाली, ऐसी कई खबरें हमें देखने को मिली हैं। लेकिन अब इस प्रोविज़न को डाला क्यों गया? इसको इसलिए डाला गया ताकि जो सोशल इंक्लूज़न है उसको बूस्ट किया जाए और इक्वल कंट्री, इक्वालिटी के तरफ हमारे भारत को ले जाया जाए। तो ये इसका एक एम था कि क्यों ये प्रोविज़न इसमें डाला गया। ये प्रोविज़न RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट की सेक्शन 12 क्लोज 1 सब क्लोज C में डाला गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन क्या इस एक्ट से इस देश में फ़ायदा हुआ? देखो बहुत फ़ायदा हुआ। इस एक्ट ने इनरोलमेंट को इंक्रीज़ किया है अपर प्राइमरी लेवल में 2009 से लेके 16 तक, क्लास 6 to 8 के बीच में। कितना? 19.4%। तो क्लास 6 से 8 तक 19.4% ज़्यादा बच्चे। और आप समझ रहे हो भाई भारत की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, तो उसमें से ये जो संख्या बनती है ये लाखों करोड़ों में बनती है। तो इसलिए 2009 से 2016 तक अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 to 8 में जो इनरोलमेंट है, इनरोलमेंट मतलब अब इन क्लासेस में ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी है? 19.4%। तो ये एक काफ़ी अच्छी अप्रोच है, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच है, काफ़ी पॉजिटिव आंकड़ा है हमारे भारत के लिए कि इतने ज़्यादा बच्चों के इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुई है। इसके साथ साथ अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, क्योंकि मेन फोकस रूरल एरिया ही रहता है, अर्बन एरिया में तो वैसे भी जो अमीर आदमी है उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे, जो गरीब आदमी है वो उसके बाद थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी, जब वो अमीरों के बच्चों को देखेगा तो वो बोलेगा कि चलो गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं। रूरल इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस की भी कमी होती है। तो इसलिए रूरल एरिया में 6 से 14 साल के बच्चों का जो ब्रैकेट है उसको जब देखा गया तो पाया गया कि 2016 में मात्र 3.3% बच्चे ही हैं रूरल एरियाज़ में जो स्कूल के बाहर हैं, मतलब वो स्कूल नहीं जाते हैं।
तो ये एक बहुत ही छोटा आंकड़ा है और समय के साथ साथ हम इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो मात्र 3.3% बच्चे हैं रूरल एरियाज़ में जो स्कूल नहीं जाते हैं 6 से 14 साल की एज ब्रैकेट में, बाकी सब स्कूल जाते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव आंकड़ा है हमारे भारत के लिए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर करेंगे, RTE एक्ट का क्रिटिसिज्म। हमने सिग्निफिकेंस देख ली, प्रोविज़न देख लिया, अब इम्पॉर्टेंट है इसका क्रिटिसिज्म देखना। देखो, सबसे पहले ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका जो ड्राफ्ट था, इसको हास्टिली यानी बहुत ही जल्दी, बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे या कंसल्टेशन के बिना ही इसको पास कर दिया गया। तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात नहीं की गई। ये इसका एक क्रिटिसिज्म है और ये सही बात भी है कि आप बात कर रहे हो कि फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जैसे टीचर है, अब आपने बोला कि यहाँ पे पुपिल्स टीचर रेशो बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर जो टीचर है वो टाइम पे आ ही नहीं रहा है, वो वहाँ पे पढ़ा ही नहीं रहा है, वो बैठा हुआ मज़े से वह कुर्सियाँ तोड़ रहा है, मिड डे मील के रोटियाँ फाड़ के जा रहा है, क्योंकि चखना तो पड़ता ही है, किसी न किसी एक टीचर की बारी लगती है चखने की, तो वहाँ पे फ्री की रोटियाँ फाड़ रहा है, वहाँ पे जो है वो कुर्सियाँ तोड़ रहा है और महीने की सैलरी ले जा रहा है। तो आपने एक जो टीचर है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कहाँ ठहराई? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे टीचर ऐसा करते हैं, इस देश में बड़े ईमानदार टीचर भी हैं, लेकिन कई ऐसे टीचर हैं जो ऐसा करते हैं कि टाइम पे नहीं आएंगे। अब 9 बजे मान लो स्कूल लग रहा है तो 11 बजे चले हुए हैं, तो क्या करना है उस समय? तो इसलिए इस प्रकार से तुमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात तो नहीं करी, और कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि क्वालिटी नहीं है और नाम के टीचर हैं। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। इसके साथ साथ आपने बात करी 6 से 14 साल के बच्चों की, तो 6 साल से पहले के जो बच्चे हैं उनका क्या, उसको इस एक्ट में कवर नहीं किया गया है, ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। अगला एक क्रिटिसिज्म इसका ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके अंदर कुछ स्कीम्स हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें वही बातें हैं जो उससे पहले जो स्कीम्स आई थी, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, उसमें भी वही बातें थी, वही बातें तुम इनके अंदर जो स्कीम्स हैं उनमें कर रहे हो। तो जब आपने एक स्कीम में मान लो सर्व शिक्षा अभियान में कुछ प्रोविजंस डाले हैं, तो इन्हें तो इम्प्लीमेंट कर लो, इन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट तुम कर नहीं रहे हो और इन्हीं के कुछ प्रोविजंस को तुम बाकी स्कीम्स में डाल दे रहे हो, तो इसका क्या लॉजिक बना? भाई तुमने ऑलरेडी इसमें प्रोविजंस डाले हैं, अब काम तुम्हारा ये कि तुम इसे इम्प्लीमेंट करो, लेकिन वो नहीं हो रहा है और उन्हीं को तुम बाकी स्कीम्स में डाल दे रहे हो। भाई यहाँ पे इसको लागू किया जाएगा तो इधर ही कर दो भाई, क्या दिक्कत है? और ऑलरेडी इस प्रकार के जो स्कीम्स है वहाँ पे काफ़ी करप्शन चार्जेस और इनएफिशिएंसी प्रूव हो चुकी है कि कई यहाँ पे करप्शन चार्जेस देखे जा चुके हैं और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन्हीं के जो प्रोविजंस हैं उनको अच्छे से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो फिर जब यही नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे तो बाकी स्कीमों की स्कीमें तो चलाते रहो, आपको खबरें मिल जाएंगी, जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे हेडलाइंस मिल जाएंगी, वे फलाने ने ये वाली स्कीम जो है वो शुरू की, लेकिन उसका लॉजिक है जब वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ही ना हो, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट होगी तब ना गरीबों को या जिन भी लोगों के लिए तुमने वो स्कीम लेकर आए हो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। अब हमने यहाँ पे बात करी सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान है, इससे कई एग्जाम में सवाल आते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में कवर किया है, सर्व शिक्षा अभियान, जो आप हमारी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी, वहाँ पर आपको इकोनॉमी की काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगी, उसमें एक सर्व शिक्षा अभियान भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि जब भी एडमिशन की बात आती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वहाँ पे कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, इस प्रकार के सर्टिफिकेट रिक्वायर होते हैं। अब ये जो प्रोविजंस हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो ऑर्फन्स हैं, जिन बेचारे के कोई माँ बाप नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है भाई ये लेफ़्ट आउट कर दिए गए हैं, समझ रहे हो ना, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास BPL सर्टिफिकेट नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप का जो साया है वो उनके सर से निकल गया। तो इस प्रकार के बच्चे जो हैं ये लेफ़्ट आउट हो जाते हैं। तो ऐसा मतलब इट सीम्स कि ऐसा होता है क्योंकि आपने इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखी है, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस, ये था राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे हमने राइट टू एजुकेशन के प्रोविजंस देखे, सिग्निफिकेंस देखी, हिस्ट्री देखी कि कब यहाँ पे इसको लाया गया था, और फिर अंत में हमने इसका क्रिटिसिज्म देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी कमियाँ गिनाएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकें।
अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।